गुड मॉर्निंग। आज बीए अंतिम वर्ष हिस्ट्री की क्लास में राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी अपने विश्वविद्यालय के जो प्रश्न पत्र है उसमें जो सिलेबस में एक चीज़ दे रखी है राजस्थान की स्थापत्य कला, और उसमें मुख्य रूप से दो चीज़ों का वर्णन किया गया है। इन दो टॉपिक्स पे अपन अध्ययन करेंगे, एक दुर्ग के बारे में और दूसरा मंदिरों के बारे में। लेकिन उसमें दुर्ग और मंदिर का जो कंटेंट है वो भी फिक्स है। ऐसा नहीं है कि मतलब पूरे विस्तृत रूप से अध्ययन करना है, सब दुर्गों का अध्ययन नहीं किया जाएगा यहाँ। तो कहते हैं कि जो राजस्थान की स्थापत्य कला है उस स्थापत्य कला में आज हम जिनका पूरा अध्ययन करेंगे वो दो भागों में है। एक तो जो दुर्ग है हम दुर्गों का अध्ययन करेंगे, और दूसरा जो है वो है मंदिर कला यानी मंदिरों का अध्ययन करेंगे। लेकिन इनमें भी महत्वपूर्ण है, दुर्ग अपने पास अपने सिलेबस में 3 है, चित्तौड़ का, मेहरानगढ़ और तीसरा है रणथंभौर। यानी यहाँ हम स्थापत्य कला में दुर्गों में चित्तौड़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग का अध्ययन करेंगे, जबकि मंदिर में अपने पास 2 है, एक रणकपुर का जैन मंदिर और दूसरा देलवाड़ा। यानी 2 मंदिर इनका अध्ययन करेंगे, जबकि 3 दुर्गों के बारे में अध्ययन करेंगे। जबकि सिलेबस जब निश्चित है कि भाई एक एक दुर्ग में इन तीनों का विश्लेषण करना है, तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं चित्तौड़ से। यानी कि अपन पहले दुर्ग को पढ़ेंगे और दुर्ग के बाद पढ़ेंगे मंदिर को, और दुर्गों की शुरुआत कर रहे हैं चित्तौड़ से। तो इस प्रकार अपन यहाँ से चित्तौड़ दुर्ग की शुरुआत करते हैं। और वैसे भी अगर चित्तौड़ दुर्ग को जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ये राजस्थान का गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए हैं। चित्तौड़ दुर्ग में इतने घटनाक्रम हुए हैं कि कहते हैं कि जब चित्तौड़ दुर्ग पढ़ा जाता है तो लगभग मेवाड़ का इतिहास पूरा समझ में आ जाता है। तो हम यहाँ विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे चित्तौड़ दुर्ग का। तो आज का जो टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा राजस्थान की स्थापत्य कला में दुर्ग में चित्तौड़ दुर्ग। बाकी पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड में अपन दुर्ग लेंगे, जबकि बाद में लेंगे मंदिर को। तो मंदिर का अलग पार्ट बनेगा, जबकि दुर्गों का अपन 3 पार्टों में पूरा डिवाइड करेंगे। अब है अपने पास चित्तौड़। सबसे प्रसिद्ध दुर्ग है, कहते हैं गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़े है। इसका मतलब जो इसकी महानता, जो इसका महत्व है चित्तौड़ दुर्ग का, ऐसा राजस्थान में किसी और दुर्ग का महत्व नहीं है। इसलिए शुरुआत ही अपन ने चित्तौड़ दुर्ग से की है। वैसे ये राजस्थान के प्राचीनतम दुर्गों में माना जाता है, लेकिन जो इतिहासकार है उन इतिहासकारों ने बताया कि राजस्थान का जो सबसे प्राचीनतम दुर्ग पूछे यदि, तो वो बताया जाता है बटनेर का दुर्ग। और सबसे नवीनतम वैसे तो और भी है, लेकिन लोहागढ़ दुर्ग के बारे में है। लेकिन जो प्राचीनतम दुर्गों में एक और दुर्ग है और वो है चित्तौड़। अब देखो ये है क्या, इसकी स्थिति क्या है, कहाँ स्थित है, कितनी ऊंचाई पर स्थित है, आसपास का मतलब जो आसपास की परिस्थितियां हैं वो कैसी है। क्योंकि दुर्ग की जो अलग अलग कैटेगरियां हैं, जैसे अपने राजस्थान के इतिहास में कई दुर्ग पड़े हैं, गिरी दुर्ग पड़े हैं, जल दुर्ग पड़े हैं, दानवन दुर्ग पड़े हैं। तो जैसी उसकी लोकेशन उसके हिसाब से उस दुर्ग को कैटेगरी में रखा गया है। तो अपन पढ़ रहे हैं चित्तौड़ दुर्ग को। अगर इसके बारे में देखें तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये गिरी दुर्ग है, लेकिन ये अनोखा दुर्ग इसलिए कहलाता है कि ये न सिर्फ गिरी दुर्ग है, दूसरा इसको जल दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। यानी राजस्थान के इतिहास में या राजस्थान के जितने भी दुर्ग बने हुए हैं उन दुर्गों में सिर्फ चित्तौड़ दुर्ग ऐसा है जो सिर्फ एक कैटेगरी को पूरा नहीं करता। बाकी राजस्थान में दुर्गों की जितनी श्रेणियां हैं उन श्रेणियों को ये पूरा करता है, इसलिए ये दुर्गों का सिरमौर दुर्ग कहलाता है। और वो सिर्फ दानवन श्रेणी को नहीं पूरा करता, बाकी दानवन श्रेणी को छोड़ करके हर कैटेगरी को ये पूर्ण करता है, इसलिए ये दुर्गों का सिरमौर कहलाता। तो ये गिरी दुर्ग है, जल दुर्ग भी है, लेकिन चूंकि पहाड़ी पर स्थित है तो ज्यादातर इसको माना जाता है गिरी दुर्ग। अब ये है कहां पर, अगर देखा जाए इसकी लोकेशन को, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में है। और एक पठार है, मैसा का पठार, ध्यान रखना चित्तौड़ दुर्ग मैसा के पठार पर स्थित है।
दूसरी चीज, मैसा के पठार पर भी है, गिरिदुर्ग भी है, लेकिन इसको जलदुर्ग के बारे में अपन ने बताया था अभी कि ये जलदुर्ग की श्रेणी में भी आता है। तो ऐसी कौन सी नदियां हैं जिनके बीच ये स्थित है? तो कहते हैं ये जो दुर्ग है वो गंभीरी व बेड़च नदियों या इसके संगम पूछा जाए तो देखो गंभीरी व बेड़च नदी के मध्य स्थित है। यानी एक तरफ से गंभीरी नदी निकलती है और दूसरी तरफ से बेड़च नदी, बीच में मैसा का पठार और उसके ऊपर चित्तौड़ दुर्ग स्थित है। इसका मतलब ये जल दुर्ग की कैटेगरी को भी अभी पूरा कर रहा है। याद रखना, राजस्थान में गंभीर नदी अलग है और गंभीरी नदी अलग है। ये गंभीरी नदी है और एक गंभीर नदी भी बहती है, इसलिए इसको विशेष याद रखना है। कई बार ये सवाल आया कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आपके ये दोनों लिखना है, गंभीरी और बेड़च। लेकिन अगर ये सवाल आ जाए कि चित्तौड़गढ़ जिला है, जो चित्तौड़गढ़ है शहर, वो चित्तौड़गढ़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना उसके लिए आप देखो देख लो, चित्तौड़गढ़ में भी चचम्मच वाला है और बेड़च में भी ये आता है। इसका मतलब जो चित्तौड़ है वो बेड़च के किनारे है, जबकि चित्तौड़गढ़ दुर्ग को पूछे तो वो गंभीरी और बेड़च नदी के मध्य स्थित है। दूसरा कहते हैं ये समुद्र तल से 1850 फीट की ऊंचाई पर है। कितना है? समुद्र तल से 1850 फीट की ऊंचाई पर। दूसरा, ये दुर्ग जो है ये 8 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 8 किलोमीटर लंबा व 2 किलोमीटर चौड़ा। यानी कि 8 किलोमीटर बहुत बड़ी चीज होती है। 8 किलोमीटर अगर पैदल घूमने भी चले जाए तो कहते हैं बहुत टाइम लगता है, तो इतना तो लंबा दुर्ग है। और अगर क्षेत्रफल के आकार की दृष्टि से देखें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग माना जाता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल या आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा दुर्ग है। यानी कि चित्तौड़ दुर्ग, गिरिदुर्ग, चित्तौड़गढ़ जिले में मैसा के पठार पर स्थित है। नदियां हैं वो है गंभीरी व बेड़च नदी के मध्य स्थित है। समुद्र तल से 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और ये दुर्ग की जो लंबाई है वो कितनी है? 8 किलोमीटर लंबाई है और 2 किलोमीटर चौड़ा है। क्षेत्रफल और आकार की दृष्टि से ये सबसे बड़ा दुर्ग है। राजस्थान के 2 दुर्ग ऐसे हैं जहां कहते हैं लोग रहते हैं, जिनको लिविंग फोर्ट कहते हैं। एक जैसलमेर का दुर्ग और दूसरा चित्तौड़ दुर्ग, तो ये भी लिविंग फोर्ट की श्रेणी में आता है। अब देखो, इसके अलावा देखा जाए तो कहते हैं कि ये तो इसका एक प्रकार से जो स्थिति और आकार है उसके बारे में अपन अध्ययन किया, लेकिन कहते हैं इस दुर्ग के बारे में इसके उपनाम क्या है। जब इसके उपनाम पढ़ेंगे, यानी इस दुर्ग को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो कहते हैं चूंकि देखो ये चित्तौड़ दुर्ग है, इसका एक नाम चित्रकूट दुर्ग भी है। तो अगर पूछा जाए चित्रकूट दुर्ग किसको कहा गया है, तो भी ये, क्योंकि चित्तौड़ का पुराना नाम भी चित्रकूट ही था, तो एक तो ये चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका उपनाम क्या है? ये जो दुर्ग है ये दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, इसको दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तीसरी चीज, मालवा, चूंकि यहीं से जाया जाता है तो मालवा का प्रवेश द्वार भी यही माना जाता है। इसके अलावा मैंने पहले ही कहा कि इतना गौरवशाली इतिहास जुड़ा हुआ है इस दुर्ग से, तो ये दुर्ग राजस्थान का गौरव भी कहलाता है। तो कहते हैं राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं, तो भी चित्तौड़ दुर्ग को। ये राजस्थान का गौरव है। इसके अलावा एक चीज देखो, इस दुर्ग में त्याग और बलिदान खूब हुए। तो कहते हैं त्याग और बलिदान का प्रतीक दुर्ग कौन सा है, तो ये भी चित्तौड़ दुर्ग, त्याग व बलिदान का प्रतीक। दूसरी चीज, अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा कहीं साके हुए हैं, साका उसको कहते हैं जिसमें कहते हैं कि एक तो जौहर और एक केसरिया, दोनों जब
प्रक्रिया पूरी हो तो उसको कहते हैं साका। अब साके की दृष्टि से देखें तो ये दुर्ग है सर्वाधिक साकों वाला दुर्ग, सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग। अगर ये पूछा जाए तो ये कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो ये भी चित्तौड़ दुर्ग को कहा जाता है, जो सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग, त्याग व बलिदान का प्रतीक, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। ये है इसके उपनाम और ये इसकी स्थिति और उसके बारे में है। अब इसके निर्माता के बारे में पढ़ते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। अगर इसके निर्माण के बारे में देखें, इसका निर्माण जो है वो चित्रांगन मौर्य ने करवाया था। यानी इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है, चित्रांगन मौर्य ने। दूसरी चीज कहते हैं ये जब चित्रांगन मौर्य ने करवाया, मौर्य वंश का शासक था, तो कहते हैं यहाँ गुइलोत कैसे आए, गुइल वंश का प्रभाव कैसे आया, तो कहते हैं इसका एक शासक था मानमोरी। मानमोरी से ये दुर्ग कहते हैं बप्पा रावल, जिसका जो काल भोज के नाम से भी प्रसिद्ध थे, यानी काल भोज भी कहा जाता है। तो कहते हैं मानमोरी से ये दुर्ग बप्पा रावल या काल भोज ने 734 ईस्वी में सीना, यानी कि गोहिल वंश की यहाँ शाखा प्रारंभ हुई 734 में, और 734 में जो मौर्य वंश का यहाँ चित्तौड़गढ़ में जो अंतिम शासक था मान मौर्य, इसको मान मौर्य भी कहा जाता है, इस मान मौर्य से बप्पा रावल ने ये 734 में जीता और इस पर अपना अधिकार किया। लेकिन ये कहता है कर्नल टॉड, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि मानमोरी से ये दुर्ग बप्पा रावल ने जीता था 734 में। लेकिन राजस्थान में एक और इतिहासकार हुए हैं, दशरथ शर्मा। आपको देखो इतिहास जितनी भी चीजें हैं वो ज्यादातर इतिहासकारों के मतों के ऊपर मतलब आधारित है। दूसरा, जैसा साहित्य लिखा गया उस कालखंड में जो साहित्य अपने को उपलब्ध हुआ उसके आधार पर आकलन किया गया कि वहां का विजेता कौन होगा, संस्थापक कौन था। तो कहते हैं कि इसका निर्माता तो चित्रांगन मौर्य है, लेकिन मानमोरी के शासनकाल में ये दुर्ग मौर्यों से किसने जीत लिया, बप्पा रावल ने। ये कह रहा है कर्नल जेम्स टॉड। लेकिन एक इतिहासकार और हुआ है दशरथ शर्मा, ये कहता है कि इस दुर्ग का जो प्रथम विजेता था, यानी इस दुर्ग को जिसने जीता, इस दुर्ग का प्रथम विजेता ये मानता है जैत्र सिंह को। आपको याद रखना है दोनों ही नाम। अगर पूछा जाए मानमोरी से, यानी संस्थापक में तो कोई डाउट है नहीं, चित्रांगन मौर्य ही है। लेकिन अगर चीना किसने है तो इसके बारे में दो मत प्रचलित है, ज्यादातर मत यही है, कर्नल जेम्स टॉड का ही माना जाता है, सर्वाधिक मान्य मत यही है। लेकिन फिर भी याद रखना है, कभी सवाल आ जाए कि दशरथ शर्मा के मतानुसार इस दुर्ग का प्रथम विजेता कौन है, तो जैत्र सिंह, जबकि कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि इस दुर्ग का प्रथम विजेता कौन है, बप्पा रावल। तो ये उसके निर्माण से संबंधित है, ये उसकी स्थिति और आकार के संबंध में, और ये इसके उपनाम है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे दुर्ग के अंदर क्या क्या चीजें है, यानी जो स्थिति है मंदिर और महलों के बारे में उसको पढ़ते हैं। और फिर जैसा कि अपन ने पढ़ा सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग, तो कहते हैं ये जो सर्वाधिक शाखे हुए हैं ये किसके शासनकाल में, कौन आक्रमणकारी था, कब कब हुए हैं और क्या स्थिति उस समय की रही है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले इस किले के बारे में पूरा पढ़ते हैं, आपको एक बार नोट डाउन कर लो। अब देखो चित्तौड़गढ़ के बारे में देखा जाए तो अगर यूं स्थिति देखे तो माना ये एक स्थिति है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। अब इसको प्रवेश द्वार मान लेते हैं अपन।
ठीक है, यहाँ से ये पहाड़ी पर स्थित है मैसा के पठार पे। अगर कहते हैं यहाँ से जब अपन जाते हैं दुर्ग में तो ऐसे सर्पिलाकार रास्ता है, यानी कि सर्पिलाकार रास्ता होगा। तो कहते हैं जो रास्ता है वो कैसा है, दुर्ग में पहुंचने का एक रास्ता बना हुआ है, वो है सर्पिलाकार रास्ता। और इस सर्पिलाकार मार्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राणा कुंभा ने। किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। ध्यान रखना, जब भी प्रश्न आ जाए कि चित्तौड़ दुर्ग का संस्थापक कौन है, तो चित्रांगन मौर्य। जबकि अगर सवाल आ जाए चित्तौड़ दुर्ग का वास्तविक निर्माता कौन है, यानी कि यहाँ सबसे ज्यादा निर्माण कार्य किसके शासनकाल में हुए हैं, और वो अपन ने देखे भी हैं कि मुगल काल में अगर कहा जाए कि स्थापत्य कला का जो जनक कहा जाता है या संस्थापक कहा जाता है या सबसे ज्यादा निर्माण हुए स्वर्ण युग, वो कहलाता है शाहजहां का काल। वैसे ही मेवाड़ के इतिहास में अगर स्थापत्य काल कला का स्वर्ण काल कहलाता है तो वो कहलाता है राणा कुंभा का। इस कुंभा ने मतलब मेवाड़ के इतिहास में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण भी करवाया है। 32 किले इसने अपने शासनकाल में करवाए थे, लेकिन इसने जो यहां निर्माण कार्य करवाए इसके कारण इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ध्यान रखना, हर दुर्ग के बारे में ये अलग अलग चीजें आएगी, निर्माता अलग या संस्थापक अलग, जबकि वास्तविक संस्थापक कौन है उसके बारे में अलग अलग मत आएंगे। तो कहते हैं सर्पिलाकार मार्ग भी राणा कुंभा ने बनाया था और अधिकतर निर्माण कार्य भी इस दुर्ग में किसने बनाए? राणा कुंभा ने। इसलिए इस दुर्ग का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? राणा कुंभा को। इसके अलावा इसमें स्थित क्या है, देखो इसमें मंदिर बना हुआ है जो कहलाता है मीरा मंदिर। इसी मंदिर को कृष्ण मंदिर भी कहते हैं। याद रखना, चूंकि मीरा किसकी पूजा करती थी? कृष्ण की, इसलिए कहते हैं कि वो जिस मंदिर में जाकर के भगवान कृष्ण की पूजा करती थी, यानी जिस देवता को समर्पित है वो तो कृष्ण ही है, लेकिन चूंकि उसमें मीरा रोज पूजा करती थी, मीरा के लिए वो स्थल बना हुआ था, तो कहते हैं लोग जो ज्यादा वहां जाता है उसके नाम से उसका नामकरण हो गया, तो इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है और कृष्ण मंदिर भी। इसको बनाया था राणा सांगा ने। कोई पूछे ये मंदिर किसने बनाया, तो राणा सांगा ने। इसके अलावा यहां एक मंदिर और है, और वो मंदिर है शमिदेश्वर का मंदिर। लेकिन इसी को मोकल मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और ये किसने बनाया था? राणा मोकल ने। आपको याद रखना है कौन कौन से मंदिर आ रहे हैं उनके बारे में विशेष। एक मंदिर यहां कुंभ स्वामी का मंदिर है, जो कुंभ स्वामी या कुंभ श्याम का मंदिर है, ये मंदिर बनाया था कुंभा ने। इसके अलावा यहां एक मंदिर फेमस है तुलजा भवानी का। जो तुलजा भवानी का मंदिर है, ध्यान रखना, मराठों की कुलदेवी है। शिवाजी जिसको पूजते थे वो थी तुलजा भवानी। तो तुलजा भवानी का मंदिर है, वो आपने नाम सुना, एक दासी पुत्र था बनवीर, उस बनवीर ने बनवाया था। तो कहते हैं मंदिरों के बारे में इसके अलावा भी मंदिर है, बाण माता का मंदिर है, लेकिन जो फेमस मंदिर है उनके बारे में यहाँ चीजें मैंने बताई है। इसके अलावा यहाँ जो महल बने हैं उसमें एक हवेली बनी हुई है, फेमस हवेली है, और वो हवेली है भामाशाह की हवेली। ठीक है। इसके अलावा यहां पर गोरा बादल का महल बना हुआ है। किसका महल है? गोरा बादल महल। इसके अलावा यहां मीरा महल भी बना हुआ है, यानी एक महल बना हुआ है मीरा महल। ठीक है। इसके अलावा राणा कुंभा का निवास स्थल भी था, तो कुंभा महल भी है यहां। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध चीज है वो है यहां एक स्थल बना हुआ है जिसको कहा जाता है जौहर स्थल।
यानी जहां पद्मिनी ने हजारों स्त्रियों के साथ जौहर किया था, वो जौहर स्थल का है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। तो जौहर स्थल भी यहीं पर है। इसके अलावा यह एक फेमस चीज है, आपने देखी भी होगी, एक कीर्ति स्तंभ है और वो है जैन कीर्ति स्तंभ। याद रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कीर्ति स्तंभ भी है जो विजय स्तंभ के नाम से भी है, वो भी अलग है, लेकिन एक जैन कीर्ति स्तंभ भी अलग से बना हुआ है। इसलिए अपने को डाउट नहीं रखना है, जैन कीर्ति स्तंभ इसके अंदर अलग से बना हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक मालवा की तरफ ही बनाया गया था, वो था विजय स्तंभ, राणा कुंभा द्वारा निर्मित है और इसी को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। तो ये कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ एक ही है, लेकिन एक इसके अंदर जैन कीर्ति स्तंभ भी है, वो अलग से बना हुआ है। तो वो जैन कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ अलग है। ये आपको विशेष करके ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जिनको आपको मोस्टली याद रखना है। किन कौन के मंदिर बने हुए हैं, कौन कौन से महल बने हुए हैं, हवेली किसकी है, जौहर स्थल है, इसके अलावा विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है। ये तो यहाँ की स्थापत्य कला में मुख्य मुख्य निर्माण कला जो मंदिर और महल थे उनके बारे में है। इसके अलावा ये अपन ने पढ़ा है जो सर्पिलाकार मार्ग, इस सर्पिलाकार मार्ग में अपन ने देखो सामान्यतः तो जिस दुर्ग में भी जाते हैं वहां दुर्ग के बारे में ये अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही जाएंगे अपन कोई न कोई दरवाजे देखते हैं बड़े, यानी हर एक दरवाजा पार करते हैं फिर दूसरा दरवाजा, उस समय उनको एक सामान्य भाषा में पोल भी कहते हैं। तो कहते हैं उस पोल को पार करते हैं तो वो प्रवेश द्वार माने जाते हैं। वैसे इस दुर्ग में भी कई सारी पोले हैं, उन पोलों का भी अध्ययन करेंगे अपन। तो कहते हैं जो पोले हैं उन पोलों का अध्ययन करते हैं। इससे पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लो ताकि जब ये कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद इसके जो प्रवेश द्वार हैं वो प्रवेश द्वार पढ़ते हैं। इस दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 7 विशाल प्रवेश द्वार है। कितने हैं? 7 बड़े प्रवेश द्वार बने हुए हैं। जो 7 प्रवेश द्वार बने हुए हैं उसमें जो पहला प्रवेश द्वार है वो कहलाता है पांडन पोल। इसी को पांडु पोल भी कहते हैं। यानी पहला जो प्रवेश द्वार है वो क्या है? पांडन पोल या पांडु पोल। दूसरा जो प्रवेश द्वार है वो है भैरव पोल। जो तीसरा है वो है हनुमान पोल। चौथा जो है वो है गणेश पोल। जो पांचवा है वो है जोड़ला पोल। इस प्रकार के 5 आए हैं। छठा देखे तो है लक्ष्मण पोल। और जो 7वां है प्रवेश द्वार वो कहलाता है राम पोल। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 7 विशाल प्रवेश द्वार है और 7 विशाल प्रवेश द्वारों के नाम क्या है? जो पहली पोल है उसका नाम है पांडन पोल या पांडु पोल के नाम से जानी जाती है। दूसरी भैरव पोल, फिर हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। अब देखो किसी न किसी पोल के बारे में कोई ना कोई ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है और जो ऐतिहासिक घटना है वो है क्या? जैसे पांडन पोल। इस पांडन पोल में क्या है? एक यहाँ का वीर सेनानायक हुआ है बाघ सिंह, उस बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। कई बार सवाल आता है बाघ सिंह का स्मारक किस दरवाजे में बना हुआ है? तो वो है पांडन पोल या पांडु पोल। याद रखना, बाघ सिंह का स्मारक पांडन पोल या पांडु पोल। बाघ सिंह कौन था? कहते हैं इतना बड़ा दुर्ग है जहां कई राणाओं के नाम ना आकर के बाघ सिंह का नाम आया। याद रखना, अपन इससे आगे पढ़ेंगे चित्तौड़ दुर्ग के प्रमुख शाखे, उसमें यही बाघ सिंह वापिस आएगा। तो कहते हैं बाघ सिंह की जो वीरता का स्मारक बना हुआ वो पांडन पोल में। अब भैरव पोल में क्या है? आपने देखो 1567-68 में अकबर ने चित्तौड़ अभियान किया था। उस समय जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जौहर हुआ था, लेकिन इसमें जो वीरता दिखाई थी फत्ता और सिसोदिया ने, उस समय मेड़ता का एक वीर सेनानायक था और वो था कल्लाजी राठौड़। आपने लोक देवता में भी पढ़ा है। जो कल्लाजी राठौड़ है उनको कहते हैं 4 हाथों वाले
लोक देवता। वो कैसे थे वो मैं आपको उसमें बताऊंगा साकों में। लेकिन कहते हैं 4 हाथों वाले लोक देवता, यानी उनके वीरता के लोग मतलब देखते अकबर भी हतप्रभ रह गया कि ये है क्या। यानी उसने इतना तांडव मचाया कि अकबर की सेना में खलबली मच गई थी। इसलिए मारवाड़ी में जैसे कहते हैं ना कि मतलब भैरवपोल का नाम ही उससे जुड़ गया, यानी एक प्रकार भैरवजी जैसे मतलब अपना प्रकोप दिखा देना, उस प्रकार तांडव मचाया था। तो भैरवपोल से याद रखने के लिए याद रखना कि भैरवपोल किसकी वीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है कल्लाजी राठौड़ के लिए। यानी कल्लाजी राठौड़ की वीरता या शौर्य गाथा का बखान कौन सी पोल करती है या प्रवेश द्वार करता है, तो वो है भैरव पोल। तो याद रखना पांडन पोल बाघ सिंह के स्मारक से, भैरव पोल कल्लाजी राठौड़ की वीरता के लिए याद की जाती है। इसके अलावा इन बाकी पोलों के प्रवेश द्वार है, लेकिन राम पोल कहते हैं फत्ता सिसोदिया। इसकी वीरता का स्मारक है, यानी फत्ता सिसोदिया की जो वीरता है उस वीरता का बखान करती है रामपोल। तो रामपोल फत्ता सिसोदिया की वीरता का गुणगान कर रही है, यानी उससे जितने भी ऐतिहासिक घटनाक्रम जुड़े वो रामपोल से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार अपन ने 7 विशाल प्रवेश द्वारों के नाम पढ़े, लेकिन तीनों के आपको विशेष याद भी रखना है किसकी वीरता से संबंधित कौन सा प्रवेश द्वार माना जाता है। तो इन तीनों के याद रखने, बाकी जब भी स्मारकों के नाम पूछे तो ये है, और ये सीक्वेंस में ही है, यानी क्रम वाइज है, इसके बाद ये पोल, इसके बाद ये पोल। तो आपको 7 प्रवेश द्वारों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये है 7 प्रवेश द्वार। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज रही अपने इस दुर्ग के प्रमुख साके कौन कौन से हुए हैं, तो उन साकों का अध्ययन करते हैं। एक बार इसको नोट डाउन करो। देखो जैसलमेर का जो दुर्ग है वो सर्वाधिक शाखों वाला दुर्ग माना जाता है। जैसलमेर में आपने देखा है कि 2.5 शाखे हुए थे, उसके अध्ययन भी करेंगे, पर वो अपने की सिलेबस में नहीं है। तो 2.5 शाखे अगर यूं पूछा जाए कभी तो जैसलमेर में हुए थे, लेकिन यहाँ 3 शाखे फेमस है। और जो 3 शाखे हैं उन 3 शाखों का अपन अध्ययन कर रहे हैं। जो प्रथम शाखा है ठीक है, इसके बाद यहाँ द्वितीय शाखे को पढ़ेंगे, और यहां पढ़ेंगे तृतीय शाखा। अब देखो प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों शाखों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन पहली चीज ये समझनी जरूरी है कि शाखा, जौहर, केसरिया नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब शाखा कहते हैं किसको है। ध्यान रखना, अपन जैसलमेर के जैसे 2.5 शाखे पढ़ते हैं तो अब उसमें अर्ध शाखा कैसे हुआ। कहते हैं कि जब स्त्रियां जौहर करती है और पुरुष केसरिया कर लेते हैं, जब दोनों ही प्रक्रिया संपादित हो तो उसको कहते हैं शाखा। यानी जिसमें जौहर भी अनिवार्य है और केसरिया भी, यानी दोनों प्रक्रिया हो तभी वो शाखा कहलाएगा। वरना सिर्फ जौहर हुआ है केसरिया नहीं हुआ तो वो जौहर ही कहलाएगा, या केसरिया हुआ है जौहर नहीं हुआ तो केसरिया ही कहलाएगा। लेकिन अगर संक्षिप्त रूप में उसका एक नाम दिया जाए तो एक ही प्रक्रिया होगी दोनों में से, यानी जौहर और शाखे में से कोई एक चीज हो रही है तो वो अर्ध शाखा कहलाएगा। यानी उसमें आधी प्रक्रिया हुई है, आधी पूरी नहीं हुई। लेकिन जब दोनों ही प्रक्रिया पूरी हो तो उसको कहा जाता है शाखा, ठीक है। अब शाखे यहाँ 3 हुए हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। इसका मतलब तीनों शाखों में जौहर की प्रक्रिया भी हुई और केसरिया भी हुआ है। तो किस शासनकाल में हुए हैं, कौन सा वर्ष था, उसको अपन बारी बारी से डिटेल से पढ़ते हैं। जो प्रथम शाखा है वो हुआ था 1303 ईस्वी में। कब हुआ है? 1303 ईस्वी में। अब कहते हैं इस समय आक्रमणकारी कौन था। तो कहते हैं यहां आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय 1303 ईस्वी में यहां शाखा हुआ था। बट जब इसने आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तब इसने इस दुर्ग को जीतने के बाद कत्लेआम का आदेश दिया था। यानी यहाँ के लोगों को कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। वो कत्लेआम का आदेश किसने जारी किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और इसी अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम पर 1303 में इस दुर्ग का नाम खिजराबाद रख दिया। यानी नाम परिवर्तन। क्या नाम रखा? खिजराबाद। कब रखा गया? 1303 में। किसने रखा? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसके नाम पे रखा है? अपने बेटे
खिजर खान के नाम पे इस दुर्ग का क्या नाम रखा? जीतने के बाद खिजराबाद कर दिया। और ये घटना कत्लेआम की पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुई है, यानी वो जब आक्रमणकारी था। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट की चीज याद रखनी है कि उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? वो था रावल रतन सिंह। कौन था? ठीक है, यानी रावल रतन सिंह के समय यह आक्रमण हुआ था और 1303 में, और ये मेवाड़ का प्रथम शाखा कहलाता है। कई बार ऐसा पूछा गया है, लेकिन इससे ठीक पहले 1301 में रणथंभौर दुर्ग में भी एक शाखा हुआ था। वो राजस्थान का प्रथम शाखा माना जाता है, जबकि ये राजस्थान का दूसरा शाखा है, लेकिन मेवाड़ का प्रथम शाखा है। तो अपन जो मेवाड़ यानी चित्तौड़ के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, तो ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ। 1303 शासक कौन है? रावल रतन सिंह। लेकिन कहते हैं यहाँ केसरिया किसने किया? और दूसरी चीज जौहर किसने की? देखो, केसरिया पुरुष करता है और जौहर स्त्रियां करती है। अब है क्या, जब केसरिया और जौहर दोनों हो रहे हैं तभी वो शाखा है। इसका मतलब यहाँ तो पूर्ण शाखा है, तो दोनों ही चीजें हुई है। अमूमन ये देखा जाता है कि राजा होता है वही जब अंतिम दिनों परिस्थिति हम देखता है कि अब ऐसे हालात नहीं है कि शत्रु से विजय पा ले, तब कहते हैं कि वो तिलक लगा करके उसकी स्त्री रवाना कर देती है और उसको जीतने के कई चांस नहीं रहते। उनको ये लगता है कि अब उसका बलिदान हो जाएगा, यानी उसको बलिदान देना ही है, तो लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है केसरिया। लेकिन कहते हैं जब वो वीरगति को पुरुष प्राप्त हो जाता है तो उसके पीछे उसकी रानियां भी अग्नि को समर्पित हो गई थी। यहाँ हुई थी क्योंकि अपन ने रणथंभौर अगर देखेंगे तो वहां जल जौहर हुआ था, लेकिन राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर यहीं पर हुआ था, और वो कौन सा है? 1303 का। तो कहते हैं जौहर किसने किया? तो कहते हैं जब राजा मर जाता था, वीरगति को प्राप्त हो जाता था, तो पीछे उसकी रानियां जौहर कर लेती थी। तो सर्वमान्य सिद्धांत तो यही है कि जहां जहां शाखा हुआ है वहां जो केसरिया करने वाला है वो शासक ही होता है, और जो जौहर करती है वो रानी होती है। लेकिन जो मेवाड़ के यानी चित्तौड़ के जो तीनों शाखे हैं उसमें सब अलग अलग चीजें आएगी, इसलिए इन तीनों को याद रखना बहुत जरूरी है। पहले में क्या हुआ, जो केसरिया किया वो रावल रतन सिंह ने किया, यानी राजा ही है। और दूसरा यहां जो जौहर किया वो किया पद्मिनी ने, यानी जो रानी थी पद्मिनी या पद्मावती, उसने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने आप को अग्नि में झोंक दिया। तो कहते हैं इसके साथ हजारों स्त्रियों ने अग्निकुंड में प्रवेश किया था, और वही जौहर स्थल अभी अपन ने पढ़ा था। इसलिए ये ऐतिहासिक घटनाक्रम है राजस्थान के इतिहास का। ये है राजस्थान का प्रथम शाखा। एक बार वापिस देख लो, 1303 राजस्थान का द्वितीय है, जबकि चित्तौड़ का प्रथम शाखा है। ये भी याद रखना, जो राजस्थान का प्रथम शाखा था वो उसमें जल जौहर हुआ था, लेकिन यहाँ अगर जौहर पूछे तो अग्नि जौहर है। ठीक है, तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303। आक्रमणकारी कौन? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हुआ था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतने के बाद कत्लेआम का आदेश दिया था और इसका नाम खिजराबाद कर दिया। लेकिन उस समय मेवाड़ का शासक कौन था? रावल रतन सिंह, और रावल रतन सिंह लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। तो ये रावल रतन सिंह था, और रानी कौन थी? पद्मिनी। लेकिन जो ये घटनाक्रम है पूरा, वो इतिहास में जिसके नाम से प्रसिद्ध है वो है गोरा बादल। जब हम इनको अलग से पढ़ेंगे तो पूरा इसका जो हिस्ट्री केस है वो पूरा समझेंगे। तो कहते हैं गोरा बादल के नाम से ये ज्यादा प्रसिद्ध है। तो गोरा बादल की वीरता इसी घटनाक्रम से, इसी शाखे से जुड़ी हुई है। ये है प्रथम। अब है द्वितीय शाखा। कहते हैं 1303 में प्रथम शाखा हुआ, उसके बाद वापिस इस दुर्ग को सिसोदिया वंश ने प्राप्त कर लिया। लेकिन कालांतर में एक घटना और घटित हुई, और वो घटना है 1534 ईस्वी की। 1534 ईस्वी से पहले आपने देखा 1527 में एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ खानवा का युद्ध। उस समय यहाँ के राणा सांगा वीरगति को प्राप्त हो गए। तो कहते हैं यहाँ कोई राजा नहीं था। तो कहते हैं राणा सांगा के जो पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र था भोज, उसकी मृत्यु पहले ही हो गई थी। तो कहते हैं बाद में यहाँ उत्तराधिकारी जो थे वो अल्प वयस्क थे। एक थे विक्रमादित्य और दूसरे उदय सिंह, यानी राणा सांगा के दो पुत्र अभी भी जीवित थे, एक विक्रमादित्य और एक उदय सिंह। लेकिन चूंकि दोनों ही अभी अल्प वयस्क थे, कम उम्र के थे, तब क्या हुआ, इस अवसर का फायदा उठाया, यानी कि यहां जो होगा आक्रमणकारी, यानी किसने आक्रमण किया यहाँ, तो यहां करेगा गुजरात का एक शासक था, जिसका नाम था बहादुर शाह। ध्यान रखना, ये बहादुर शाह जफर नहीं है, सिर्फ बहादुर शाह है।
यानी गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इससे पहले भी मेवाड़ और गुजरात में तनातनी ज्यादा ही थी, क्योंकि मेवाड़ बिल्कुल गुजरात और मालवा के बॉर्डर पे था, तो उनकी तनातनी लगातार, सी बात है कि उनकी तनातनी रहती थी। तो अब मौके का फायदा उठा रहा है बहादुर शाह, और बहादुर शाह 1534 में आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पे। ध्यान रखना, इसी समय यहाँ चूंकि राजा भी छोटा है, दोनों अल्पवयस्क है, तो कहते हैं विक्रमादित्य, जब भी पूछे यहाँ का शासक कौन था, ध्यान रखना जब भी यहाँ के शासक के बारे में वर्णन आए तो नाम आएगा विक्रमादित्य का। लेकिन चूंकि उसकी उम्र अभी कम थी, तो कहते हैं कि उसके शासन को वास्तविक रूप से संभाल रही थी उसकी माता रानी कर्मावती। ध्यान रखना, ये रानी कर्मावती इतिहास में हाड़ी रानी के नाम से भी ये भी प्रसिद्ध है, और एक जो दूसरी सलह कवर आएगी वो अलग चीज है। लेकिन ये भी चूंकि बूंदी की थी, और आपने देखा है बूंदी और कोठा में जिस राजवंश का शासन था वो था चौहान, लेकिन वो चौहान हाड़ा चौहान के नाम से थे। जैसे जालोर में भी चौहानों का राजवंश रहा है, लेकिन चूंकि वो सोनगिरी पहाड़ी पे है तो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण वो सोनगरा चौहान कहलाए। इसी वजह से यहाँ जो बूंदी और कोटा के चौहान है वो हाड़ा चौहान कहलाते थे, इसलिए वहां की जो रानियां हैं, राजकुमारियां हैं, वो हाड़ी रानी के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध हुई है। तो ये भी यहीं की थी। तो रानी जो राजमाता थी रानी कर्मावती, वो मुख्य रूप से शासन संभाल रही थी। लेकिन जब भी शासक का नाम आए आपको याद विक्रमादित्य का ही नाम रखना है, ठीक है। अब शासक का नाम हो गया, रानी कौन है, कर्मावती। लेकिन चूंकि शासक अभी छोटा है, कर्मावती काम संभाल रही है, लेकिन आखिर में सेना का नेतृत्व भी तो किसी के हाथ में होगा। सेना का संचालन तो विक्रमादित्य कर नहीं रहा है, तो कहते हैं सेना किसके हाथ में थी। तो इस समय जो सेना का नेतृत्व था वो था बाघ सिंह सिसोदिया। मैंने बताया था जो पहली पोल थी पांडन पोल या पांडु पोल, जिसमें स्मारक बना हुआ वो बना हुआ है बाघ सिंह का, और वो बाघ सिंह इसी यशो गाथा, वीर गाथा, द्वितीय शाखे में ही उसकी कीर्ति प्रसिद्ध हुई थी, और उसके कारण ही उसको वहां स्मारक बनाया गया था। तो वो बाघ सिंह यही है। अब सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, बाघ सिंह। सीधा रीजन है, शासक छोटा है राजा अभी, तो उसका नेतृत्व बाघ सिंह को सौंपा गया है, बाकी कामकाज रानी कर्मावती देख रही है। अब देखो यहाँ स्थिति थोड़ी अलग है, यहां भी ऐसी की ऐसी चीज होगी। यहाँ का शासक आ गया, सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है, लेकिन यहां भी केसरिया होगा, दूसरा जौहर भी हो रहा है, तभी तो शाखा कहलाया, यानी दोनों प्रक्रियाएं होगी। तो यहाँ केसरिया कौन कर रहा है और जौहर कौन कर रहा है, क्योंकि सामान्य बात यह है कि केसरिया हमेशा राजा करता है और रानी हमेशा जौहर करती है, लेकिन यहाँ केसरिया कौन कर रहा है और जौहर। अब इस स्थिति को देखें तो यहाँ केसरिया वही करेगा जो सेना का नेतृत्व कर रहा है। जब बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया मेवाड़ पे, तो यहाँ के जो शासक थे वो अल्पवयस्क थे, तो रानी कर्मावती ने अपने दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को बूंदी अपने ननिहाल भेज दिया, ताकि कहते हैं उनके ऊपर कोई खतरा नहीं आए। और फिर इसी रानी कर्मावती ने एक खत लिखा था मुगल शासक हुमायूं को, लेकिन हुमायूं समय पर इसकी सहायता नहीं कर पाया। अगर यहाँ हुमायूं सहायता करता तो कहते हैं कि हुमायूं को कभी दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती, लेकिन कहते हैं वो उसकी अदूरदर्शिता थी कि वो राजपूतों का सहयोग लेने से वंचित रह गया, और शेर शाह ने उसका फायदा उठाया। लेकिन वो जो हुमायूं को राखी भेजी गई थी वो रानी कर्मावती यही है, ये इसी घटना से संबंधित है। अब बहादुर शाह का जबरदस्त आक्रमण हुआ, सेना का नेतृत्व बाघ सिंह कर रहा है, लेकिन केसरिया वही करेगा जो सेना का नेतृत्व कर रहा है। अब बाघ सिंह गया, सेना का नेतृत्व कर रहा है, तो यहाँ केसरिया बाघ सिंह द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, बाघ सिंह। जबकि जौहर कौन करता है। अब देखो जौहर के मामले में देखा जाता है कि अपने सतीत्व की रक्षा के लिए, क्योंकि रानी कौन है, कर्मावती, तो कहते हैं यहां जौहर रानी कर्मावती ने किया था। ठीक है, ये कहलाता है द्वितीय शाखा। देख लो यहाँ केसरिया जौहर राजा रानी के संदर्भ में है, यहाँ केसरिया और जौहर, जौहर तो रानी ही कर रही है, लेकिन केसरिया रानी नहीं कर रही है, ये सेनापति कर रहा है बाघ सिंह, यानी इसके नेतृत्व में याद किया जाता है। ये है द्वितीय शाखा। अब अपन पढ़ते हैं तृतीय शाखा की ओर। जो यहाँ का तीसरा शाखा है वो कब हुआ है, देखो अकबर ने 1567 में मेवाड़ पे अभियान शुरू कर दिया था, लेकिन कहते हैं जो घटनाक्रम घटित हुआ वो 1568 का है। ठीक है, 67 में आक्रमण हुआ, 68 में यहाँ जौहर होता है और केसरिया भी होता है, इसलिए शाखे के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये तृतीय शाखा था 1568 ईस्वी में। अब यहाँ आक्रमणकारी कौन है, अभी देखा मुगल शासक अकबर।
यानी अकबर ने यहाँ आक्रमण किया था। कब किया? 1567 में। जो घटना हुई वो 1568 की है। तो आक्रमणकारी अकबर है। यहाँ कौन था? बहादुर शाह। अब देखो यहाँ की स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ राजा रानी कौन है, लेकिन यहाँ के शासक के बारे में कहा जाता है कि इस समय यहाँ के शासक कौन थे? तो शासक थे राणा उदय सिंह। कौन थे? ठीक है, यहाँ के शासक कौन है? राणा उदय सिंह। लेकिन कहते हैं कि जब युद्ध शुरू होता है तब राणा उदय सिंह यहां से चित्तौड़ को छोड़ करके उदयपुर की तरफ चले जाते हैं और किले का जो भार है वो किले का भार सौंपा जाता है जयमल मेड़तिया, यानी मेड़ता का था, और एक फत्ता जो सिसोदिया था, मेवाड़ का ही था। तो किले का पूरा भार सौंपा जाता है जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया को। और चूंकि ये पूरा घटनाक्रम इसी के नाम से है, इसलिए इतिहास में ये जयमल फत्ता के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों ही अलग नाम है। पत्ता नाम था, पत्ता से फत्ता हो गया। लेकिन ध्यान रखना, जयमल मेड़तिया व फत्ता सिसोदिया को पूरा समर्पित है। उसकी यशोगाथा के कारण ये प्रसिद्ध हुआ है, तो इसे जयमल फत्ता के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों अलग है। जयमल मेड़तिया राठौड़ था, जबकि फत्ता सिसोदिया था। अब क्या हुआ? इनको किले का भार सौंप दिया और खुद चले गए जंगलों में। तो कहते हैं वो तो चले गए, लेकिन ऐसे कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ मेवाड़ के इतिहास में जब किसी शत्रु ने आक्रमण किया है। और कहते हैं आक्रमण हुआ उस समय वहां का राजा पलायन कर जाता है और कहते हैं किले का भार किसी और को सौंप के जाता है। और ये जयमल मेड़तिया वही है जो मेड़ता से आए थे, यानी ये मेड़ता का था, लेकिन मेड़ता से इनको भगा दिया गया था। तो कहते हैं जब मेड़ता पे अधिकार हो गया था किसका? मारवाड़ का, तब ये यहाँ आए थे। अब देखो जयमल मेड़तिया फत्ता सिसोदिया ये यहाँ सेनापति यानी सेना का नेतृत्व करेंगे। शासक चला गया, सेना का नेतृत्व अलग कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां भी आएगी वापिस क्या? केसरिया और जौहर। दो घटनाएं तो होनी है। पहले साके में आपने देखा शासक और शासिका यानी राजा और रानी ही जौहर और केसरिया कर रहे हैं। यहाँ जो दूसरी स्थिति है उसमें जौहर तो रानी कर रही है, लेकिन केसरिया कोई और कर रहा है, क्योंकि उस समय जो राजा थे वो कहते हैं अल्पवयस्क थे शासक, इसलिए उनको ननिहाल भेजा गया था। तो कहते हैं इसकी जगह सेनापति जो नेतृत्व कर रहा था उसने केसरिया किया, तो बाघ सिंह थे। लेकिन यहाँ कौन कर रहा है? क्योंकि यहाँ राणा उदय सिंह जिंदा है तो उपस्थित है, लेकिन पलायन कर गए। तो जब राणा जा रहा है तो रानियां भी साथ में जा रही है, तो यहां कौन नेतृत्व करेगा? तो कहते हैं केसरिया जो हुआ था वो किया था जयमल व फत्ता ने, क्योंकि सेना का नेतृत्व ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जौहर कौन करेगा? इतिहास में एक चीज है बहुत प्रसिद्ध, और वो है, याद रखना इसका नाम, फूलकवर। अब ये फूलकवर थी कौन? ये फूलकवर मेड़ता की राजकुमारी थी। कहां की थी? और जयमल मेड़तिया भी कहां का है? मेड़ता का। कहते हैं ये जयमल की बहन थी। क्या थी? तो भाई बहन ने क्यों किया? लेकिन ध्यान रखना यही फूलकवर है जो पत्नी किसकी थी? फत्ता सिसोदिया की। ध्यान रखना फत्ता सिसोदिया की पत्नी थी, जबकि जयमल मेड़तिया की बहन थी। नाम फूलकवर था, मेड़ता की थी। अब सिसोदिया वंश में उसकी शादी हुई है, तो फत्ता सिसोदिया और जयमल यानी पति और भाई दोनों वीरगति को प्राप्त हो गए। तो पीछे जौहर किसने किया है? फूलकवर ने। क्योंकि जब राणा छोड़ देता है तो कहते हैं किले का भारी इनके ऊपर था, तो जो स्त्रियों में रनिवास का जो हेड थी, उसका जो प्रधान था, उसका जो नेतृत्व कर रही थी वो थी फूलकवर। तो कहते हैं फूलकवर के नेतृत्व में ही जौहर हुआ है। ध्यान रखना इस युद्ध में किसकी वीरता के लिए प्रसिद्ध है? जयमल मेड़तिया तो है, इसके साथ कल्लाजी राठौड़, चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाते हैं, वो यही थे। अब कल्लाजी राठौड़ कौन थे? ध्यान रखना ये जयमल मेड़तिया के भतीजे थे। क्या थे? भतीज। यानी कि कल्लाजी राठौड़ जो थे वो जयमल के भतीजे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फूलकवर है वो उनकी बुआ हुई। एक बात और याद रखना, जो जयमल मेड़तिया थे वो रिश्ते में मीरा के भी भाई थे। क्या थे? भाई। इसका मतलब कल्लाजी राठौड़ की मीराबाई भी क्या लगती थी? बुआ लगती थी। तो कहते हैं कि मीराबाई के भी भतीजे थे, तो इसका मतलब फूलकवर और मीराबाई आपस में रिश्तेदारी देखी जाए तो ये दोनों बहनें थी।
तो याद रखना है केसरिया किसके नेतृत्व में, जयमल और फत्ता। जौहर फूलकंवर ने, जो मेड़ता की राजकुमारी थी, फत्ता सिसोदिया से शादी हुई थी, जयमल इसका भाई था और कल्लाजी राठौड़ इसके भतीज थे। अब कहते हैं कि कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाले लोक देवता क्यों कहा जाता है? इसका कारण था कि जयमल अपनी वीरता से लड़ रहा था। कहता है इतने जबरदस्त वीरता दिखाई थी इन्होंने कि जब अकबर वापिस आगरा गया था तो आगरा के किले के बाहर जो प्रवेश द्वार होता है वहां जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रसन्न हुआ था कि उसने उन दोनों की वहां मूर्तियां लगवा दी, यानी प्रवेश द्वार में मूर्तियां लगवा दी। इसका मतलब इन्होंने अपनी वीरता तो दिखाई थी, इससे अकबर भी प्रभावित था। अब हुआ क्या, कहते हैं कि जब लड़ाई छिड़ रही थी तब क्या हुआ कि किसी गोले से जयमल की टांगे कट गई, यानी टांगे खराब हो गई। अब वो लड़ना चाहता था लेकिन खड़ा नहीं हो पा रहा था। तब क्या हुआ, उसके भतीज कल्लाजी राठौड़ को ये चीज महसूस हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, उन जयमल को अपने कंधे पर बिठा लिया और जैसे कल्लाजी राठौड़ भी दोनों हाथों से लड़ रहे हैं और जयमल ऊपर बैठे हैं वो भी दोनों हाथों से लड़ रहे हैं, उनकी टांगे काम नहीं कर रही है लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि जब लोग दूर से देखते हैं तब उनको यही प्रतीत हुआ कि ये 4 हाथ वाले है कौन, अचानक ऐसे कैसे वीर आ गए, तो उन्हीं को कहा जाता है इस कारण 4 हाथों वाले लोक देवता। तो कहते हैं कल्लाजी राठौड़ ने भी अपनी शौर्यता का परिचय दिया था और जयमल फत्ता ने भी। लेकिन ये सब चीजें तो हुई, कल्लाजी राठौड़, जयमल फत्ता और वो, लेकिन पहले तुर्क में क्या था, एक चीज आई थी कत्लेआम का आदेश। किसने? अलाउद्दीन ने। दूसरे आक्रमण के समय यहाँ कोई कत्लेआम का आदेश नहीं हुआ था, लेकिन जो तीसरा आक्रमण हुआ इसमें अकबर ने वापिस, अकबर द्वारा कत्लेआम का आदेश दिया गया, यानी निरपराध जनता का भी कत्ल किया गया। ये तीसरे साके में भी यहाँ चीजें हुई है। इसका मतलब प्रथम और तीसरे, तृतीय दोनों साकों में यहाँ कत्लेआम का आदेश हुआ है, जबकि द्वितीय में ये चीज नहीं हुई थी। तो ये भी याद रखना है। और कहते हैं अकबर ने यहाँ निरपराध लोगों को मार करके बहुत बुरा किया था और ये उसके कहते हैं इतिहास में उसके ऊपर एक कलंक भी लगा हुआ है और वो चित्तौड़ साके के समय हुआ है। तो ये थे चित्तौड़ दुर्ग में घटनाक्रम हुए 3 साके इतिहास प्रसिद्ध, प्रथम, द्वितीय और तृतीय साकों से संबंधित। इसके अलावा कल पढ़ेंगे अपन जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर का, उस मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।